हेलो एंड वेलकम बैक टू लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के डिवीज़न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश की, जो 450 से लेकर के 1066 एडी उसका काल मान सकते हैं आप, जिसको हम एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहते हैं। मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड माना जाता है 1066 एडी से लेकर के 1500 एडी तक। और उसके बाद सबसे लास्ट का जो मॉडर्न इंग्लिश का लिटरेचर का पीरियड है, जिसको 1500 एडी से लेकर के अभी के लिए यानी टिल नाउ तक हम कंसिडर करते हैं जनरली। ये कुछ आपको हैंड रिटेन नोट्स हैं जो थोड़े अनऑर्गेनाइज मिलेंगे, कुछ आपको एजेस इधर से उधर हो सकते हैं, बट ये बहुत ही वन लाइनर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कोशिश की है सारे इसमें फैक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहली सबसे ओल्डेस्ट बुक जो काम जो है, वर्क किसको माना जाता है, तो वाइल्ड सिथ का जो वो है वर्क है, वो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है एंग्लो सेक्सन पीरियड में। उसके बाद बियोवुल्फ नाम की जो सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हम कह सकते हैं एंग्लो सेक्सन पीरियड का, जो एक सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट है और इसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी कंसिडर किया गया है। तो बियोवुल्फ आपका बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये जो 4-5 फैक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ओल्ड इंग्लिश में इससे अलग जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है। जनरली यही फैक्ट्स आपको एग्ज़ाम में आते हैं। अब आपके कुछ एमिनेंट्स पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो आपका कैडमन एक पोएट हैं और दूसरे आपके काइने वुल्फ हैं। तो ये दो पोएट जो हैं, कैडमन और काइने वुल्फ, इनको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कुछ बात करते हैं किस तरह के काम होते थे, किस तरह के वर्क लिखे जाते थे ओल्ड इंग्लिश में। तो लिखावट से ज़्यादा उन लोग कुछ फैक्ट्स पे मैं बात करूँ अगर, तो हीरोइक पोएम्स होती थी। उसके अलावा ये रिलीजियस वर्क होते थे इनके, कुछ पर्सनल राइटिंग्स होती थी, लव के बारे में लिखा करते थे। उसके बाद ये क्रॉनिकल्स लिखा करते थे, सरमन्स होते थे, रिडल होते थे। ये कुछ टाइप्स होते थे जिसमें वो लोग ने काम किया हुआ है। और इन लोगों ने ना फिगर ऑफ स्पीच वगैरह का फुल यूज़ किया है भर भर के, जिसमें एलिट्रेशन, सिमिले, मेटाफोर और राइमिंग के बदले में इन सब चीज़ों का इन लोगों ने यूज़ किया है काफ़ी तादाद में। उसके बाद इंग्लैंड को पहले हम जानते थे, इंग्लैंड वाज नोन एज ब्रिटानिया ड्यूरिंग रोमन का जो रीजन चलता था उस टाइम में इनको ब्रिटेन को जो है ब्रिटानिया के नाम से जाना जाता था। अब एंग्लो सेक्सन जो है वो यूज़ करते थे वर्शिप के लिए, यानी पूजा के लिए, पोगैन गॉड्स को जो रिलेटेड थे नेचर से आपके। तो पोगैन गॉड्स वाज रिलेटेड टू नेचर एंड एंग्लो सेक्सन यूज टू वर्शिप। तो ऐसे करके आप फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 1066 एडी की शुरुआत की, जब विलियम फर्स्ट ने इंग्लैंड में वो 7000 नॉर्मन सोल्जर के साथ में आए थे और उन्होंने लड़ाई की थी किंग होराल्ड से, जो गॉडविंसन इनका नाम था, और इसको वार ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो कुछ फैक्ट्स में क्या याद रखेंगे, 1066 एडी याद रखेंगे, विलियम फर्स्ट, और जो 7000 नॉर्मन सोल्जर के साथ में ये आए थे इंग्लैंड में, और इन्होंने किसके साथ में लड़ाई की थी, तो उस राजा का नाम याद रखेंगे, किंग होराल्ड गॉडविंसन, और इस वार को वार ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या हुआ था, विलियम फर्स्ट ने डिफीट किया था राजा किंग होराल्ड को, और ये जो उन्होंने जंग जीती थी, और जो नॉर्मन्स थे जनरली, जो 7000 सोल्जर के बारे में मैंने बताया आपको, तो ये फ्रेंच जानते थे थोड़ा बहुत, और ये इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच से और ओल्ड इंग्लिश में, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच इन ओल्ड इंग्लिश। तो चूँकि ये फ्रेंच जानते थे और इतनी तादाद में ये लोग आए थे वहाँ से बाहर से लड़ाई करने के लिए, और लड़ने के बाद से जब इन लोगों ने वो पूरा एरिया को जीता था, तो कॉन्क्वेयर करने के बाद से इन लोगों ने फ्रेंच का जो असर है वो ओल्ड इंग्लिश पे दिखना शुरू हो गया था। उसके बाद 2 फैक्ट्स और हैं इसमें आपको याद रखने हैं। एक तो ब्लैक डेथ, जो कि आपका प्लेग की वजह से काफ़ी मौतें हुई थी, पूरी की पूरी आबादी ख़त्म हुई थी। इसका डेट आपको याद रखना है 1348 एडी है। 1348 में ब्लैक डेथ आई थी, और पीजेंट का रिवोल्यूशन, विद्रोह हुआ था इनका, किसानों का, जो कि 1381 में हुआ था। तो ये फैक्ट्स आप याद रख लेते हैं अगर ओल्ड इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड, तो इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो। उसके बाद मिडिवल लिटरेचर का दौर आता है, जब एज ऑफ चौसर भी इसको हम जानते हैं, या एज ऑफ ट्रांजिशन भी इसको कहते हैं। 3 नाम से आपको इसको पूछ सकता है, मिडिवल लिटरेचर, एज ऑफ चौसर एंड एज ऑफ ट्रांजिशन।
तो इसको मार्क किया गया था, यानी इसको एक न्यू बिगनिंग के तौर पे हम जानते हैं। एक लैंग्वेज के लिए एक नई शुरुआत की थी, एक नए एरा की, एक नए युग की शुरुआत हुई थी मेडिवल लिटरेचर में। और जॉफ्री चौसर इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट जो है राइटर माने जाते हैं इसके। जॉफ्री चौसर का आपको 1344 में ये पैदा हुए थे और 1400 एडी में इनकी डेथ हुई थी। तो ये काफ़ी इजी है फैक्ट इनका याद करना। 1340 और 1460 साल की लाइफ रही थी इनकी। और इनको 3-4 नाम से जनरली हम जानते हैं और जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या है, फाउंडर ऑफ हीरोइक कपलेट, जिसको जॉफ्री चौसर को जानते हैं। फाउंडर ऑफ हीरोइक कपलेट का इन्होंने इनोवेशन किया था, उसको क्वाइन किया था। उसके बाद ही वाज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का प्रथम जो है आपका राष्ट्रीय कवि के नाम से किसको जाना जाता है, तो जॉफ्री चौसर का नाम आता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हम जॉफ्री चौसर को जानते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी इनको जानते हैं हम। और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है तो जॉफ्री चौसर को ही हम याद रखेंगे। उसके बाद फादर ऑफ राइम रॉयल स्टांजा, जो कि 7 लाइन का स्टांजा है, इसको भी क्वाइन किया था जॉफ्री चौसर ने। और इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन भाई कई बार पूछता है आपसे कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस किसको जानते हैं, तो जॉफ्री चौसर का नाम आता है उसमें। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इजी हैं, वन लाइनर हैं, आई होप इसको याद रखेंगे आप। उसके बाद बात करेंगे चौसर जो थे वो फ्रेंच, चौसर हैज़ कम फ्रॉम फ्रेंच, ये फ्रेंच से आए थे, जिसका मतलब होता है शू मेकर। तो बेसिकली यहाँ पे चौसर जो नाम है ना वो फ्रेंच लैंग्वेज से आता है, फ्रेंच भाषा से चौसर लिया गया है, जिसका मतलब होता है शू मेकर। मैंने जो चौसर बोला था आपसे अभी, फ्रेंच वो आए थे फ्रेंच से, वो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। चौसर जो वर्ड है वो आपका फ्रेंच का वर्ड है, जिसका मतलब होता है शू मेकर। और हालांकि ये शू मेकर था, बट इनके फादर जो थे वो शू मेकर नहीं थे। कभी हुआ होगा, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे उन लोगों ने कभी इस तरह का काम किया होगा। बट बेसिकली आप याद रखेंगे चौसर वर्ड कहाँ से आया, इसकी ओरिजिन जो है वो फ्रेंच से है और इसका मतलब होता है शू मेकर। इनके फादर का नाम था जॉन चौसर, जो कि एक वाइन मर्चेंट थे, वो एक शराब के व्यापारी थे। और इनकी मदर जो थी एग्नेस कॉप्टन, जो कि एक रिच वेल्दी फैमिली से आती थी। इनका ऑक्यूपेशन अगर बात करें हम जॉफ्री चौसर की, तो ये पोएट थे, फिलोसोफर थे, एक ब्यूरोक्रेट थे और एक डिप्लोमेट थे। और चौसर ने 3 राजाओं का काल देखा था अपनी ज़िंदगी में, एडवर्ड III का, रिचर्ड II का और हेनरी IV का। ये आप 3 फैक्ट्स को याद रखेंगे, आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ जाता है। 4 ऑप्शन देंगे और एक में ये 3 ऑप्शन रहेंगे, बाकी में आपके अलग ऑप्शन देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि जॉफ्री चौसर ने कौन कौन से किंग के जो रीजन रहे हैं वो देखें हैं अपनी लाइफ में। तो ये एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV को आप याद रखेंगे। इनके कंटेम्प्रेरी कौन से रहे हैं, समकालीन इनके जो कवि रहे हैं, जिसमें विलियम लैंगलैंड का नाम आता है प्रमुखता से और जॉन गॉवर का नाम आता है। तो 2 ही फैक्ट आप याद रखेंगे इसमें। अगर जॉफ्री चौसर का कंटेम्प्रेरी पूछता है आपसे तो विलियम लैंगलैंड और जॉन गॉवर को याद रखेंगे हम। चौसर जो थे ही वॉज अ पब्लिक सर्वेंट, सो इनकी ऑफिशियल लाइफ जो थी वो काफ़ी, मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी एक कंपनी में आप काम करते हैं जहाँ पे आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास प्रिंटर हैं, आपके पास लैपटॉप हैं, जहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जॉफ्री चौसर जो थे अपने दौर में उन्होंने पब्लिक सर्वेंट के तौर पे काम किया था, तो उनकी ऑफिशियल लाइफ को डॉक्यूमेंट किया गया था काफ़ी अच्छे से। और इनके जो कंटेम्प्रेरी रहे हैं विलियम लैंगलैंड और जॉन गॉवर, जो कि इनके पास वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिनकी वजह से इनकी जो क्रिएशन, इनके वर्क्स को वैसे हाईलाइट किया जाए, तो इस वजह से इन लोग लाइमलाइट में नहीं आए थे। बट जॉफ्री चौसर जो कि पब्लिक सर्वेंट थे, इस वजह से उनकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंट की गई थी। अब मैथ्यू आर्नल्ड ने कुछ कहा था इनके बारे में, विथ हिम इज़ बॉर्न आवर रियल पोएट्री, यानी उनके साथ में ही, किसके साथ में, जॉफ्री चौसर के साथ में ही हमारी रियल पोएट्री की पैदाइश होती है, उसका जन्म होता है, क्योंकि इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। जॉन ड्राइडन ने इसको फादर ऑफ इंग्लिश इनको पोएट्री कहा है। तो पूछता है अगर सवाल आपसे कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चौसर को किसने कहा है, तो जॉन ड्राइडन का नाम याद रखेंगे। उसके बाद पहली बार में फर्स्ट ऑफ द चौसर लाइफ रिकॉर्ड किस में पाया जाता है, तो 1357 में एलिजाबेथ दे बर्ग नाम का काम रहा है, वर्क है इनका, जिसमें हम इनके लाइफ के रिकॉर्ड को पाते हैं। अब चौसर ने क्या हुआ था कि चौसर को टीन एज में ही एक पोजीशन मिल गई थी जो क्लोज कोर्ट सर्किल में थी। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, इनकी लाइफ को अच्छे से डॉक्यूमेंट किया गया था और टीन एज से ही इनके फादर के इन्फ्लुएंस की वजह से
उनके रेफरेंस की वजह से इनको काम मिल गया था। कहाँ पे? तो एलिजाबेथदेबर्ग में, और यहाँ से 1357 का वो टाइम याद रखेंगे आप। उसके बाद 1359 में अर्ली स्टेजेस ऑफ 100 ईयर्स वार, आपने सुना होगा 100 ईयर्स ऑफ वार, जो कि आपका ये किसके बीच में लड़ा गया था? ये फ्रांस से लड़ाई हुई थी इंग्लैंड की। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे, जो कि 1357 से लेके 1453 तक होता है। तो मुझे लगता है ये 116 साल होता है, बट शायद इसको बेसिकली जो है 100 ईयर्स वार के नाम से जानते हैं। बट इसका अगर आपसे काल पूछता है, ड्यूरेशन पूछता है, तो 1337 से लेके 1453 तक याद रखेंगे। एडवर्ड थर्ड ने क्या किया था? इन्वेड किया था फ्रांस को, और उसके बाद चौसर जो थे ट्रैवल किया था इन्होंने लायनल के साथ में। लायनल कौन था? तो इनका एडवर्ड थर्ड का बेटा था। उसके बाद एक फैक्ट और है, 1360 का वो दौर याद रखेंगे जब जॉफ्री चौसर को कैप्चर कर लिया गया था इनके एनिमीज़ के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा। बट एडवर्ड थर्ड ने क्या किया था, चूँकि वो मानते थे उनको काफ़ी, और उन्होंने 16 पाउंड का एक रैंसम दिया था, जिसकी वजह से जॉफ्री चौसर को फ्री किया गया था। तो ये फैक्ट्स मैंने बताए, आप याद रखेंगे। उसके बाद जॉफ्री चौसर के कुछ वर्क हैं इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट। एक है इनका रिमाउंट ऑफ रोजेज़, द बुक ऑफ डचेस, also known as the death of Blanche, और ट्रेविलस एंड क्राइसेड्स, जो कि 8000 लाइन में लिखी गई थी, और यहीं पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राइम रॉयल को, जो कि 7 लाइन स्टांजा में होती है। उसके बाद आपका द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, जो कि जहाँ पे इन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था। तो 2 सवाल तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। एक तो किस में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राइम रॉयल को? तो ट्रेविलस एंड क्रिसी याद रखेंगे। और दूसरा आपका है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, जहाँ पे इन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद कैंटरबरी टेल्स इनका बहुत ही फेमस वर्क रहा है, जो कि अनफिनिश रहा है। इसमें 24 स्टोरीज़ थी और 17,000 लाइन से इसमें मेंशन की गई हैं। उसके बाद 2-3 और फैक्ट्स हैं, एनेलिडा एंड आर्टिकल, और उसका द हाउस ऑफ फेम। इसके अलावा भी कुछ हैं जो आप देख लेंगे अपने लेवल से, बट मुझे इंपॉर्टेंट लगे ये सब मेंशन करना आपको। उसके बाद एलिजाबेथन एज के बारे में हम थोड़ा सा किसी और दिन बात कर लेंगे। अभी बात करते हैं रेनेसेंस मोमेंट के बारे में। ये जो रेनेसेंस वर्ड है, ये इसको बेसिकली क्वाइन किया गया था जूल्स मिसचेल्ट ने अपनी किताब में, जिसका नाम था हिस्टोरी दे फ्रांस, यानी फ्रांस की हिस्ट्री जो है उसका, फ्रांस का इतिहास है उसमें। और रेनेसेंस जो है एक फ्रेंच वर्ड है। इट रीच्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ हेनरी 7th। तो हेनरी 7th नाम का एक राजा था, उस दौरान में जो है आपका यहाँ पे रेनेसेंस पीरियड जो था इंग्लैंड में पहुँचा था। सबसे पहले ये पहुँचा था आपका इटली में, उसके बाद फ्रांस में, उसके बाद आपका इंग्लैंड में। तो यहाँ पे इंग्लैंड में सबसे लेट से पहुँचा था। जब रेनेसेंस पहुँचा इंग्लैंड में, उस टाइम में कौन थे? तो यहाँ पे उस टाइम में हेनरी 7th का रीजन उनका वो था, कार्यकाल था। 1485 से 1587 का दौर याद रखेंगे आप, हेनरी 7th का। और उसके बाद इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 एजेस ऑफ कम्प्रीहेंशन। तो रेनेसेंस पीरियड को जो है इसमें हम 5 बेसिकली मुख्य तौर पे बांट सकते हैं इसको। तो पहला क्या है? प्रीज एलिजाबेथन एज, यानी एलिजाबेथन एज के आने से पहले का जो दौर है उसको भी हम प्री रेनेसेंस मोमेंट के नाम से जानते हैं। बट चूँकि उस टाइम में एज ऑफ चौसर के बाद थोड़ा सा डार्क पड़ गया था, वो उतने प्रोमिनेंट राइटर उस टाइम में नहीं थे जिसको याद रखा जाए, या थे भी तो उनका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया, इस वजह से इसको डार्क एज भी कहा जाता है। बट ये रेनेसेंस जब से आया, पुनर्जागरण जब से आया, तो उसमें शुरुआत होती है मुख्य तौर पे एलिजाबेथन एज को, जिसमें गोल्डन स्वर्णकालीन युग इसको माना जाता है, गोल्डन एज माना जाता है इसको, एलिजाबेथन एज को, जो 1558 से लेकर 1603 तक चला। उसके बाद जैकोबिन एज आती है 1603 से लेकर 1625 तक। उसके बाद कैरोलिन एज आती है 1625 टू 1649 तक। उसके बाद एज ऑफ कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं, जिसको 1649 से लेकर 1660 तक का वो टाइम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ चौसर सिविल वार ब्रोक आउट इन इंग्लैंड। तो गृह युद्ध शुरू हो गया था चौसर की डेथ के बाद से इंग्लैंड में। और यहाँ पे वो किसके बीच हुआ था? जब ऐसी नौबत आई थी तो मुख्यतः 2 राजवंश थे जो आपस में क्लैश हुआ उनका। एक था द हाउस ऑफ यॉर्क और दूसरा था द हाउस ऑफ लैंस्टर। तो इन दोनों के बीच में जो आपस में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से लोगों को भी जो वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा और सिविल वार की नौबत आ गई थी। लिटरेचर का डिक्लाइन रहा था बिकॉज ऑफ वार ऑफ रोजेस की वजह से, और डार्क एज भी इसको मानते हैं हम। आफ्टर रेनेसेंस स्प्रीड इंग्लैंड रिकवर्ड एंड पीस इस्टेब्लिश। तो जैसे ही रेनेसेंस पीरियड आया इंग्लैंड में,
तब माना जाता है एलिजाबेथन एज में जो है आपका पीस और रिकवरी हो गई, जो काफ़ी अच्छा दौर माना जाता था। एक बहुत ही काबिल रूलर के तौर पे काम किया था इन्होंने, एलिजाबेथ ने। इनको वर्जिन क्वीन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की थी। उसके बाद पीपल बिकेम फ्री फ्रॉम चर्चेज रूल प्रैक्टिसेस। तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शन थे रेनेसेंस मोमेंट के आने से पहले लोगों की ज़िंदगी में। वो अच्छे से खुल के अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते थे, प्रेस का फ्रीडम नहीं था, ये सारी चीज़ें थी। चूँकि वहाँ पे अगर आपने किसी तरह का अगर रिबिल्ट किया, विद्रोह किया, तो सर कलम कर दिया जाता था, इस तरह की चीज़ें थी। तो वहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी हुई। एलिजाबेथन एज में जो पोएट्स वगैरह थे उनको सम्मान मिला, उनको अच्छे ओहदे, ऊँचे दर्जे पे उनको सम्मान दिया गया। तो पीपल बिकम फ्री फ्रॉम चर्चेज रूल्स प्रैक्टिसेस, ये मैंने बताया। अ न्यू टर्म वाज क्वाइंड, ह्यूमनिज़्म। तो एक नया टर्म को क्वाइंड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम दिया गया ह्यूमनिज़्म। यानी कि इंसानियत जो है उसको सबसे सर्वोपरि है, उसके बाद ही कुछ चीज़ें हैं। फादर ऑफ ह्यूमनिज़्म कहा जाता है पेट्रार्क को। मोस्टली वर्क इनका जो रहा है ह्यूमनिज़्म में रहा है। और विलियम कैक्सटन, अगर आपसे बात करें पहला प्रिंटिंग मशीन कब आई थी तो इंग्लैंड में, तो ये 1476 का टाइम था। और पहली प्रिंटिंग मशीन जो थी वो टैक्सटन के नाम से आप याद रखेंगे, और विलियम टैक्सटन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, क्वाइन किया था, इन्वेंट किया था। और उस टाइम के कुछ एमिनेंट पोएट आपके रहे हैं जिसमें थॉमस वाइट का नाम आता है। इन्होंने क्या किया था, थॉमस वाइट ने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था। और अर्ल ऑफ सूरे का नाम आपने सुना होगा, जिनको हेनरी हॉवार्ड भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, अर्ल ऑफ सूरे ने सोनेट का वो किया था। सोनेट को अगर आपसे सोनेट का फाउंडर पूछते हैं तो अर्ल ऑफ सूरे का नाम यहाँ पे आएगा। और थॉमस वाइट को ब्लैंक वर्स के इंट्रोड्यूस करने की वजह से जाना जाता है। और थॉमस वाइट ने क्या किया था, पेट्रार्क स्टाइल को फॉलो किया था। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्ल ऑफ सूरे ने क्या किया था, सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, और थॉमस वाइट ने क्या किया था, ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद वाइट एंड अर्ल ऑफ सूरे के जो काम रहे हैं उन दोनों को मिला करके इनके वर्क को एक टाइटल दिया गया, टोटल्स मिसलिंग, जो कि 1557 में पब्लिश हुआ था। और इन दोनों ने पब्लिश कराया था, और प्लस इनके जो फॉलोअर्स रहे थे, इनके जो चाहने वाले रहे थे, इन लोगों ने मिल करके वो पब्लिश कराया था। नाम याद रखेंगे, टोटल्स मिसलिंग। उसके बाद निकोलस उडाल्स का नाम आता है इसमें, जिन्होंने राल्फ रॉयस्टर का लिखा हुआ था, जो फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है, फर्स्ट कॉमेडी रिटन राल्फ रॉयस्टर, जो कि निकोलस उडाल ने लिखी थी। और रेनेसेंस एज सबसे पहले इटली में, उसके बाद फ्रांस में, उसके बाद इंग्लैंड में, मैंने बताया पहले आपको। थॉमस मोरे एक इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट नाम है यहाँ पे, जो इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश में क्या किया था, मैन थे जो कि इन्फ्लुएंस थे ग्रीक से। और इन्होंने यूटोपिया लिखा था लैटिन में, ये काफ़ी फेमस वर्क है इनका, थॉमस मोरे का यूटोपिया। तो हमने देख लिया यहाँ पे रेनेसेंस मूवमेंट की शुरुआत तक। उसके बाद थोड़ा सा यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स का जो टर्म है, इसको क्वाइन किया था जॉर्ज सेंसबरी ने, याद रखेंगे इसको, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में आपके। यूनिवर्सिटी विट्स का जो टर्म है, इसको किसने क्वाइन किया था, जॉर्ज सेंसबरी इनका नाम है। यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, तो ये एक ग्रुप था 7 स्कॉलर का, 7 स्कॉलर्स थे इसमें, जो प्ले राइट्स थे और आपके पैम्फलेट्स भी लिखा करते थे ये लोग। और ये लीडर्स थे एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो 2 फैक्ट्स आपको याद रखें, यूनिवर्सिटी विट्स क्या है। कई बार आपके मैच करने वाले सवाल आ जाते हैं, तो इसमें 2-3 ऑप्शन आपको डाल देगा। तो पहला क्या है, ये 7 स्कॉलर का ग्रुप था। और दूसरा क्या है, इन्होंने ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। बट कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखेंगे इसमें मिले, जो कि आगे देखेंगे हम। क्रिस्टोफर मार्लो का यहाँ पे नाम आता है सबसे पहले, जो कि 1564 से लेके 1593 का दौर इनका है। फेमस फॉर माइटी लाइन, राइमलेस वर्स के तौर पे इनको जाना जाता है। 2 सवाल आ सकता है, फेमस फॉर माइटी लाइन और राइमलेस वर्स। तो राइम क्या होता है, राइम जनरली आप जानते हैं कि जैसे एक बच्चों, जब हम लोग बचपन में थे तो एक हम लोगों ने वो कविता पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये स्टार और वार जो है ना, ये एक राइम का एग्जाम्पल है। तो राइमलेस वर्स लिखा था किसने, क्रिस्टोफर मार्लो ने। और फेमस किस लिए थे, माइटी लाइन के लिए। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक स्टाइल का, जिसको हम यूफेमिज्म कहते हैं। और क्रिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे ये रेनेसेंस के। वाइल्ड जीनियस के नाम से भी इनको जाना जाता है। द फर्स्ट ग्रेट पोइट कहते हैं क्रिस्टोफर मार्लो को। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहते हैं क्रिस्टोफर मार्लो को।
क्वेश्चन आता है कि किसने सिर्फ ट्रेजेडीज़ लिखी थी, तो उसमें क्रिस्टोफर मार्लो का नाम आता है। द एक्सप्लोरर ऑफ ब्लैंक वर्स, तो अगर ब्लैंक वर्स को एक्सप्लोर करने का नाम आएगा तो क्रिस्टोफर मार्लो का ही नाम उसमें आएगा। दूसरे यूनिवर्सिटी विट्स के आपके पोएट हैं जॉन लिली। ये लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स रहे हैं, बट इन्होंने कभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके नहीं गए, ये पढ़ाई नहीं की इन्होंने। दूसरा फैक्ट इनके बारे में है शेप टू रोमांटिक कॉमेडी। और तीसरे आपके जो राइटर हैं इस ग्रुप के जिनका नाम है थॉमस कीड, वो कभी इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई नहीं की थी, थॉमस कीड ने। उसके बाद जॉर्ज पीले, थॉमस लॉज और थॉमस नेशे का नाम आता है, जो आपके फाउंडर ऑफ रोमेटिक कॉमेडी हैं। उसके बाद रॉबर्ट ग्रीनी हैं सबसे लास्ट में, जो आपके मास्टर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन के नाम से जाने जाते हैं। और इस दौर में ये जो यूनिवर्सिटी विट्स का समूह था, वहाँ पे स्पेनिश ट्रेजेडी का वो आया था, थॉमस किड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आपके 4 VVI फैक्ट्स यहाँ से बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी जो थी वो बेस्ड थी किस पे, सेनिका पे। तो सेनिसा पे ये बेस्ड थी फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी, अगर याद रखना चाहें आप। उसके बाद द फर्स्ट प्ले इन विच प्ले विद इन प्ले यूज़ किया गया था। प्ले विद इन प्ले का टर्म का नाम आपने सुना होगा पहले भी लिटरेचर पढ़ते टाइम में। तो ये पहली बार में कब जो यूज़ किया गया था, तो वो स्पेनिश ट्रेजेडी से ही इन्फ्लुएंस होकर के वो यूज़ किया गया था। और हैमलेट और आपका द डचेस ऑफ माल्फी है, ये 2 वर्क भी आपके स्पेनिश ट्रेजेडी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। अब इसको यूनिवर्सिटी विट्स को याद रखने का एक ट्रिक है, एक छोटा सा शॉर्टकट है। यहाँ पे MLKPNG, यानी M से आप मार लो, L से लिली, K से किड, P से पीले, L से लॉज, N से नेशे और G से ग्रीन, और आपका ये आपका MLKPLNG करके आप इसको शॉर्टकट याद रख सकते हैं। तो हमने देख लिया यूनिवर्सिटी विट के बारे में। उसके बाद एलिजाबेथन एज आता है आपका 1558 से लेकर के 1603 का टाइम जो है, ये प्योरली एलिजाबेथन एज आता है, जिसको हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। यहाँ पे प्रोज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू हुआ ड्रामा का। यहाँ पे 1561 में पहली बार में फर्स्ट सेनिकन ट्रेजेडी आई थी, जिसको नाम से जानते हैं हम गॉर्बुडॉक के नाम से। गॉर्बुडॉक पूछेगा आपसे, और उसमें ब्रैकेट में आप याद रखेंगे फेरेक्स एंड पैरेक्स। तो ये 2 नाम आपसे पूछ सकता है। गॉर्बुडॉक का दूसरा नाम आपसे पूछेगा अगर, तो फेरेक्स एंड पैरेक्स याद रखेंगे। और क्या थी ये, तो फर्स्ट ट्रेजेडी थी सेनिकन ट्रेजेडी। और इसको लिखने वाले कौन थे, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल ने इसको मिलकर के लिखा था। फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्स को यूज़ किया गया था ड्रामेटिक पर्पस के तौर पे इसी टाइम में। उसके बाद टिल 1560 से लेकर के 1560 से लेकर के अगर मैं बात करूं 1581 में, तो 10 सेनिकन ट्रेजेडीज़ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। 10 सेनिकन ट्रेजेडीज़ को इंट्रोड्यूस वो क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। 1576 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, द थिएटर ओपन फॉर द पब्लिक। जो सबसे पहले थिएटर जो थे वो उस दौर में बंद कर दिए गए थे शेक्सपियर के पहले से। तो 1576 में जो है शेक्सपियर के टाइम में पहली बार में थिएटर को ओपन किया गया था पब्लिक के लिए, और फर्स्ट टाइम शेक्सपियर ने यहाँ पे जॉब पाई थी, काम पाया था। अब प्लेस के कुछ टाइप हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। मिरेकल प्ले जो है आपका डील करता है किससे, लाइफ ऑफ सेंट्स से, यानी साधु जो समाज होते हैं उनकी ज़िंदगी से, और रिलीजियस पर्पस से अगर प्लेज लिखे जाते थे तो उनको मिरेकल प्लेस कहते थे। तो 2 फैक्ट्स याद रखना है आपको मिरेकल प्लेस से, एक तो सेंट का ये अगर नाम आता है, दूसरा रिलीजियस का, तो मिरेकल प्लेस होंगे। दूसरा मिस्ट्री प्लेस कहे जाते थे, जो डील करते थे किससे, बाइबल और क्रिस्ट की लाइफ से, उनके थीम से बेस्ड होते थे ये। तो दूसरा प्ले का टाइप क्या है आपका, मिस्ट्री प्ले है, और ये किससे डील करते थे, तो इनकी थीम होती थी बाइबल और क्रिश्चियनिटी। ये जो आपके मिरेकल और मिस्ट्री प्ले हैं ये 1400 मतलब 14 सेंचुरी में एग्री हुए थे, उसी टाइम में फले फूले थे। और मोरालिटी प्ले का एक टर्म आता है जो कि सीरियस इन नेचर होते थे, और ये डील होते थे किससे, एब्स्ट्रक्शन से और आपका एलिगोरी से, और ये मैनकाइंड के बारे में बात करते थे। और मोरालिटी प्लेस जो थे वो पॉपुलर हुए थे 15th एंड 16th सेंचुरी में, और 14th में क्या वो पॉपुलर हुए थे, मिरेकल प्लेस हुए थे और मिस्ट्री प्लेस हुए थे। तो ये 4 फैक्ट्स यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर रिप्रेजेंट देयर सर्टेन क्वालिटीज़। तो उसके बाद जैसे जैसे प्लेस का डेवलपमेंट हुआ, ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे कुछ चीज़ें निकल के सामने आई। एक तो मिरेकल प्लेस क्या होते हैं, मिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं, मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस कब पॉपुलर हुए थे, उसके बाद मोरालिटी प्लेस कब आए थे, मोरालिटी प्लेस की थीम क्या थी, ये सब चीज़ें इसमें निकल के आई थी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कैरेक्टर के नाम आए थे, जैसे कि सीन होता है अगर धर्म में कुछ अगर आप वो करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, अगर धर्म के लिए कुछ अवहेलना करते हैं उसकी, तो सीन कही जाती है। उसके बाद गॉड, बैड एंजल्स,
सेवन डेडली सिंस, ये सब टर्म जो हैं कैरेक्टर आपके इसी दौर में आए थे। इंटरल्यूड क्या होता है ये जानेंगे आप। शॉर्ट ड्रामा होता है या पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू एक्टिविटीज़ और इवेंट्स। अगर दो गतिविधियों और एक्टिविटीज़ के बीच में जो वो होता है पीरियड होता है उसको हम इंटरल्यूड कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ एमिनेंट्स आपके पोइट्स रहे हैं, जिसमें थॉमस सैकविले, थॉमस फाइट, एडमंड स्पेंसर, ये पोइट रहे हैं। एडमंड स्पेंसर। उसके बाद ड्रामाटिस्ट में आपका नाम आएगा शेक्सपियर का, बेन जॉनसन का, थॉमस हेवुड का, क्रिस्टोफर मार्लो का। उसके बाद प्रोज में आपको फ्रांसिस बैकन, सर फिलिप सिडनी, और एलिजाबेथन एज को हम जानते हैं गोल्डन एज के नाम से, ये मैंने बताया आपको पहले आपको। देयर वर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन इंग्लैंड, इनके टाइम में जो है पीस थी और प्रॉस्पेरिटी थी एलिजाबेथन एज में। उसके बाद हम बढ़ेंगे जैकोबीन एज की तरफ। तो जैकोबीन एज जो है आपकी ये स्टार्ट हुई थी एलिजाबेथ के जो क्वीन थी उनकी डेथ के बाद से। तो 1603 में इनकी डेथ हुई थी एलिजाबेथ की, और यहीं से शुरुआत होती है जैकोबीन एज की। तो जैकोबीन एज का नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। जेम्स वन ने उस टाइम में शासन किया था एलिजाबेथन एज के बाद से, जो कि आपकी कोरोनेशन जब इनका हुआ था, तो इसके बाद से ये जैकोबियस एक लैटिन का वर्ड है। जैकोबियस यानी कि जेम्स वन आए थे और उसकी वजह से, इनके ही वजह से जैकोबीन एज नाम पड़ा था। तो जेम्स वन जो जैकोबियस लैटिन वर्ड की वजह से जैकोबीन एज का नाम पड़ा था। और चार्ल्स वन जो राजा थे 1625 से लेकर के 1649 तक, जो कि क्रोलियस एक क्रोलिन एज के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जैकोबीन एज और आपका क्रोलिन एज का नामकरण क्यों हुआ। चार्ल्स उसके बाद फ्रांसिस बैकन जो इसमें रहे हैं, फादर ऑफ एम्फेरिसिज्म कहे जाते हैं। फादर ऑफ एम्फेरिसिज्म आपसे पूछेगा तो फ्रांसिस बैकन का नाम याद रखेंगे। जॉन डॉन बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस इनका नाम रहा है। मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं और रिलीजियस पोएट माने जाते हैं, और इन्होंने कॉन्साइट टर्म को क्वाइंट किया था। तो उसके बाद सर थॉमस ब्राउनी, जिनको वर्जीनिया वुल्फ इनसे बहुत इन्फ्लुएंस थी, इन्होंने इस जैकोबिन एज में काम किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन हुआ था बाइबल के ऑथोराइज वर्जन का, यानी एक सरकारी तौर पे एक ऑथोराइज तौर पे पब्लिकेशन किया गया था, बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ था 1611 में। 1611 में बाइबल का जो है ऑथोराइज पब्लिकेशन किया गया था जैकोबियन एज में। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अब ये जो लास्ट 5 ईयर्स थी ना जैकोबियन एज की, ये आपकी प्यूरिटियन एज का एक पार्ट था। उसके बाद गन पाउडर प्लॉट टुक प्लेस इन 1605, जिसमें कैथोलिक लोगों से और जेम्स वन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ दिस एज इज़ जॉन डॉन। मैंने पहले बताया आपको, जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं। और जॉन ड्राइडन ने पहली बार मेटाफिजिक्स टर्म को यूज़ किया था क्रिटिसाइज़ करने के लिए जॉन डॉन को। तो पूछे अगर आपसे कि मेटाफिजिकल पोएट कौन है, तो जॉन डॉन होंगे। और जॉन ड्राइडन ने क्या किया था पहली बार में, तो इस टर्म को मेटाफिजिक्स को क्वाइन किया था, यूज़ किया था पहली बार में, और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था जॉन डॉन की। सैमुअल जॉनसन का भी नाम आता है, इन्होंने क्या किया था, मेटाफिजिक्स टर्म को यूज़ किया था नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट आपके क्लियर हो गए। जेम्स वन को जो है यहाँ पे जेम्स फोर्थ माना जाता है स्कॉटलैंड का, तो वही व्यक्ति हैं जेम्स वन जो कि आपके इंग्लैंड में हैं, और जेम्स फोर्थ के नाम से वो स्कॉटलैंड में रूल किया करते थे। अब सोनेट आपने सुना होगा, 14 लाइन की जो वो होती है, पोएम्स होती है। तो सोनेट को पहली बार में फैशन के तौर पे यूज़ किया गया था, जैकोबिन एज में जाकर के पॉपुलर हुई थी। 47 स्कॉलर्स ने मिल करके जेम्स वन ने इनको काम दिया था बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए। और ये सोर्स जो है इसका जो सोर्स है वो ओल्ड टेस्टामेंट जो कि 39 बुक्स का एक कलेक्शन है, इसके तौर पे हम जानते हैं। और न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स थी जो कि ग्रीक से थी, और लगभग 8 साल लगे थे आपको ट्रांसलेट करने में बाइबल को। तो कुछ फैक्ट याद रखेंगे। सबसे पहले किस एज में वो हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था, तो जैकोबियन एज में। कितने स्कॉलर्स लगे थे, तो 47 स्कॉलर्स लगे थे। किसने इसको अपॉइंट किया था, तो जेम्स वन ने इनको अपॉइंट किया था ट्रांसलेट करने के लिए बाइबल को। और कितना टाइम लगा था, तो 8 साल लगे थे इसको ट्रांसलेट करने में। और फेमस प्ले राइट रहे हैं इस टाइम में जॉन मैक्सटन, जॉन वेबस्टर, जॉन बेंसन, थॉमस माइलस्टोन एक्सेट्रा। ये जो कवियों के नाम हैं ये आप याद रखेंगे। फ्रांसिस बैकन का नाम आता है इस दौर में, जो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहे जाते हैं। ये इनका भी बिलोंगिंगनेस रही है इस एज से।
बाइबल का ऑथोराइज वर्ज़न जो था 1611 में आया था। और बाइबल उसके बाद शेक्सपियर ने लिखना स्टार्ट किया था अपनी प्रॉब्लम प्ले को, रोमांटिक प्ले को या ट्रेजिडी कॉमेडीज़ को इसी टाइम में। और थॉमस कीट्स का नाम आता है, ये इनकी एक स्पेनिश ट्रेजिडी है जो मैंने पहले अपने आपको बताया है उसमें जब हम यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ रहे थे। उसके बाद जॉन वेबस्टर का नाम आता है द वाइट डेविल द डचेस ऑफ माल्फी के पब्लिकेशन के लिए 1612 में हुई थी पब्लिश। उसके बाद जॉर्ज चैम्पियन का भी नाम आता है जिन्होंने ट्रांसलेट किया था होमस इलियाड की और ओडिसे की बुक को। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके जैकोबियन एज तक। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रहे होंगे। और इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी और भी आपके मॉडर्न एज के भी जो पोइट्स के फेमस पोइट्स रहे हैं और उनके जो काम रहे हैं उनसे जुड़े जो लिटरेरी टर्म्स इन्होंने क्वाइन किए हैं वो सारे आपके साथ में कवर किए जाएँ, ताकि एग्ज़ाम तक जाते जाते आपकी कुछ बहुत अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल आपसे विदा लेना चाहूँगा। अपना ध्यान रखेंगे और रिवीजन अच्छे से करेंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं।